प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लोकतांत्रिक राजनीति पाठ्यपुस्तक की पाठ संस्थाओं का कामकाज के अंतर्गत कार्यपत्र 41 लाए हैं, जिसका विषय है राजनीतिक कार्यपालिका, जो कि 8 अक्टूबर 2020 का कार्यपत्रक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा। शुरू करते हैं कार्यपत्रक 41 राजनीतिक कार्यपालिका। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा यानी कि लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं या कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो कानून बनाती है वो क्या होती है, विधायिका होती है, और जो कानून को लागू करती है वो होती है कार्यपालिका, और जो कानून का पालन करवाती है, ठीक है, या कानून की समीक्षा करती है, जो कानून का पालन करवाती है या लागू करती है वो होती है कार्यपालिका, और जो कानून की समीक्षा करती है कानून सही है गलत है वो होती है न्यायपालिका। तो आज हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पहली ही लाइन में बता दिया गया है कि कार्यपालिका क्या होती है। देश में संसद के द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा अर्थात लागू करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप यानी कि सरकार ने जो भी नीतियाँ बनाई हैं उनको कार्य किस तरीके से करना है ये कौन डिसाइड करता है, ये कार्यपालिका डिसाइड करती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। सरकारी नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था क्या कहलाई, कार्यपालिका कहलाई। कार्यपालिका को आगे हमने जाकर के दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी स्थायी कार्यपालिका। जब हम राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इनमें जो लोगों का चुनाव किया जाता है वो जनता के द्वारा किया जाता है और एक ख़ास अवधि के लिए किया जाता है। जैसे किसी नेता का हो गया, हम 5 साल के लिए विधायक है, 5 साल के लिए चुन लिया जिसे, और उसका चुनाव हो गया, अगली बार फिर दोबारा चुनाव होगा तो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है इसमें लंबे समय के लिए चुना जाता है किसी को भी, ठीक है, और इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। जैसे कि जो IAS होते हैं वो हो गए, इनको एक बार चुन लिया उसके बाद ये अपने अपने कार्य इनको बांट दिए जाते हैं और वो अपने कार्य करते हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं यानी कि नौकरशाह होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं या सिविल सर्वेंट होते हैं, इन सबको किसके अंतर्गत रखा जाता है, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है, अवधि भी कम होती है और निर्वाचन किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, जब संसद में किसी भी पार्टी, 2 पार्टी हैं, अगर उनमें से जिस पार्टी के अधिक सांसद होंगे वो अपना एक प्रतिनिधि नेता चुनते हैं, जिसे कि प्रधानमंत्री कहा जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत करने वाली पार्टी का गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि या तो जिस पार्टी का बहुमत होगा, ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी। अब गठबंधन की बात कब होती है, जब एक से ज़्यादा पार्टियां मिल कर के सरकार बनाती हैं तो क्या कहलाता है, वो गठबंधन सरकार कहलाती है। कैसी सरकार कहलाती है, गठबंधन सरकार कहलाती है। तो क्या करता है, या तो अधिक बहुमत वाली या गठबंधन वाली पार्टी के नेताओं की प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। फिर प्रधानमंत्री बताता है कि इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, इसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, यानी कि इसको वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, उड्डयन मंत्री, इस तरह अलग अलग
कार्य दे देते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य भी हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन से चुना जाना अनिवार्य है। ठीक है, 6 महीने के भीतर, ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर संसद का सदस्य नहीं है तो। बात आती है आगे कैबिनेट मंत्री की। अमूमन यानी कि आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी यानी कि जो सरकार सत्ता में है या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी को क्या बनाया जाता है, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। और स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं, ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, यानी कि उनके इंचार्ज होते हैं, हेड होते हैं, और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाए गए बैठकों में भाग लेते हैं। अब कैबिनेट जो बैठक बुलाएगा वो उसमें कौन भाग लेंगे, स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री यहाँ पर भाग लेंगे। राज्य मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, जो जिसका विभाग है वो उसी के कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ होगा। जैसे कोई शिक्षा का तो शिक्षा का कैबिनेट मंत्री होगा, कोई डिफेंस का है, कोई वित्त का है, तो वो सब उनसे अपने अपने मंत्री से जुड़े रहेंगे। कोई एक्साइज का काम है किसी पे, या किसी पे वित्त का है, या डिफेंस रक्षा का है, या शिक्षा का है। प्रधानमंत्री के अधिकार क्या हैं, सरकार के प्रमुख के नाते कौन होता है, वो सरकार का प्रमुख होता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, मेन मुखिया उसे मान लिया जाता है। तो इस पद पर होने के नाते प्रधानमंत्री के बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना। यानी कि अलग अलग कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है वो, जहाँ पे जिस भी कैबिनेट में जाता है वो वहाँ का अध्यक्ष होता है। विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वय करता है, अगर कि 2 विभागों में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है कि काम ताकि आसानी से और अच्छा कार्य हो सके। जो विभिन्न विभागों के आपस के विवाद हैं कि कोई विभाग देर से काम कर रहा है या सही काम नहीं कर रहा है, इन सब के विवादों को निपटाना, या कोई किसी पॉलिसी को लागू करना चाहता है लेकिन दूसरा विभाग कहता है कि नहीं, इनकी पॉलिसी गलत है, इससे नुकसान होने वाला, तो उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करना या उनके निर्णायक भूमिका निभाता है उसमें। और विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी भी करता है कि भाई कौन कैसे काम करना है, और सभी मंत्रियों को काम का वितरण कर देता है, अलग अलग काम बांट देता है। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को अगर कोई होता है तो वो कौन होता है बेटा, प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है, यानी प्रधानमंत्री ने पद छोड़ा और पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। लेकिन जो गठबंधन सरकार के होते हैं वो अपने अपने गुटों में भाई पहले उनकी राय ले लेते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगला पद आता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे से इसका सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है और राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है, सर्वोच्च पद पर होता है वो। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता के द्वारा नहीं होता, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। संसद के सदस्य शामिल होते हैं और जो राज्यों में अलग अलग विधानसभाएं बनी हुई हैं, जैसे कि यूपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में, अलग अलग राज्यों में सबकी विधानसभाएं, विधानसभा में चुनकर जो आता है उन्हें क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। और जो संसद में चुनकर आता है उन्हें क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इनका क्या होता है, चुनाव होता है। किसके द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाममात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसके अधिकार तो बहुत सीमित होते हैं और नाममात्र के ही मान लो आप उन्हें, यानी कि कुछ ज़्यादा उसके पास अधिकार नहीं होते। फिर भी देश के सभी राजनीतिक जितनी संस्थाएं हैं उनके कामों की वो निगरानी करता है। सारे कानून और सरकार के जो प्रमुख नीतिगत फैसले हैं उनमें भी वो मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कानून को वो करने के लिए उसे समय दिया जाता है, उसके बाद फिर लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है क्या करे। सभी प्रमुख नियुक्तियाँ जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके ज्वाइनिंग मतलब अपॉइंटमेंट करता है वो, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों की और जो स्टेट में भी जो कोर्ट हैं उनके जितने भी जजेस होंगे यानी कि उनके जो न्यायाधीश होंगे उनकी भी क्या करेगा, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा। राज्यपालों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयुक्त मतलब जो कि इलेक्शन कमिश्नर होता है, जिसका कार्य होता है चुनाव कराना। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के रक्षा बलों जैसे कि कौन कौन से हैं हमारे भारत के रक्षा बल? नेवी हो गया, आर्मी हो गया और वायुसेना। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही क्या बनता है? कानून बनता है। बेटा इसमें एक वर्ड आया था गठबंधन सरकार के नाम से, ठीक है। कि गठबंधन की सरकार क्या होती है? जब एक से ज़्यादा दलों के द्वारा सरकार बनाई जाए तो गठबंधन की सरकार होती है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पर किसी भी या तो जिसके सबसे ज़्यादा सीटें होंगी उसकी सरकार बनेगी, लेकिन उसके लिए भी उसका बहुमत में आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई सरकार बहुमत में नहीं आती और वह किसी दूसरी पार्टी की मदद ले लेती है, क्या कर लेती है? दूसरी पार्टी से मदद लेती है। मान लो किसी को 180 सीटों की ज़रूरत है, ठीक है, और उसकी आई 60 सीटें, तो वह क्या करेगी? कोशिश करेगी कि और दो पार्टियों से मदद ले ले जिनकी 60 सीटें आई हो, या तो तब 180 हो पाएंगी। या फिर वो क्या करेगी, अगर उसकी खुद की 120 सीटें आई हैं तो उसे 180 बनाने के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत पड़ेगी? 60 की। तो वो ऐसी पार्टी कोई ढूंढेगी जिससे कि उसे 60 सीटें मिल जाए और उसकी क्या बन जाएगी? 180 सीट होने के बाद सरकार बन जाएगी। तो ये जो एक से अधिक दलों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, यानी कि मिलीजुली सरकार बनाई जाती है, यही आपकी गठबंधन की सरकार कहलाती है। अब हम आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, जो कि है कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों है। बेटा देखो, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था, जो कि आपकी पहली लाइन में लिखा है, यानी कि जो कार्य को असली अमलीजामा पहनाती है, यानी कि वास्तव में कार्य हो रहा है वो दिखना भी तो चाहिए ना। तो सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं, जो कि आपकी पहली ही लाइन में दिया गया है। आप देखोगे अगर तो आपको दिखाई देगा कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका हीरा देश में संसद द्वारा पारित विधेयक कानून को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, चाहो तो आप साथ के साथ नोट भी करते रहो कि इसका आंसर क्या होगा कि सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। संसद द्वारा पारित कानून, यानी कि संसद में जो भी कानून पारित किया जाता है उसको लागू कराने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या है। बेटा इसमें आप ये लिख सकते हो कि राजनीतिक, पहला अंतर तो ये है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। जैसे कि अपॉइंटमेंट होती है, उनको चुनाव नहीं होता, सीधा उनका क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। IAS PCS कोई भी नौकरशाह होता है, कोई भी सिविल सर्वेंट होता है, इन सब का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है, जो कि कार्यपालिका में चुनाव होता है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अंतर में कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल छोटा होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका को लंबे समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगर हम शॉर्ट में मैं से तुम्हें समझाऊं तो इनको दो भागों में हम बांट लेते हैं कि भाई राजनीतिक कार्यपालिका हो गई और एक स्थायी कार्यपालिका हो गई। राजनीतिक में एक तो चुनाव होगा और स्थायी इसमें अपॉइंटमेंट होगा, यानी कि नियुक्ति होगी। एक अंतर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा अंतर क्या होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका कार्यकाल छोटा,
कार्यकाल काल कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि इसमें लंबे समय के लिए क्या होता है, लंबे समय के लिए नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अगला कारण आप इसमें लिख सकते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें आमतौर पर जो चुनाव के बाद राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, बदल जाती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है इसमें और उसमें बदलाव नहीं आता, बदलाव नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर था। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। अब अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री के अधिकारों की बात करते हैं तो हम उनके अधिकार और शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। पहला अधिकार तो यह है कि वो मंत्री को नियुक्त करने के लिए अपने दल के सदस्य के नाम राष्ट्रपति को पहले सिफारिश करता है। क्या करता है भाई, वो कहेगा कि मेरे दल के ये नेता हैं और उनको आपके नाम की सिफारिश करता हूँ मैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको इस वाले पैराग्राफ में बताया गया था। ठीक है। फिर क्या करता है, वो निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा पद और विभाग दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा काम वो करता है कि वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और किसी मंत्री को त्यागपत्र देने, यानी कि मतलब कि रेजिग्नेशन देना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है या उसे बर्खास्त करना चाहता है अगर प्रधानमंत्री, तो उसके लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि भाई ऐसा कर लो आप। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। या फिर आप इस पैराग्राफ को ही पढ़ लो, आपको ये सब बातें इसमें ही मिलेंगी। विभागों में समन्वय करता है, निर्णय की भूमिका निर्धारित है, विभिन्न विभागों के सामान्य निगरानी रखता है। ये सब क्या है, प्रधानमंत्री के अधिकार हैं। आप यहाँ से उन्हें बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रपति की भूमिका के महत्व को लिखिए। अब जैसे कि मैंने आपको अभी आपके इसमें बताया था कि जो भारत देश का राष्ट्रपति है वो क्या है, भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर है, और लेकिन उसके पास अधिकार कैसे होते हैं, केवल नाम मात्र के लिए ही उसके पास अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, सबसे पहली बात तो है कि वो देश का क्या होता है, मुखिया होता है, और तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख सेनापति होता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कैसे करता है ये देखो, इसमें आपको पैराग्राफ में बताया गया था कि राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल और चुनाव की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। भारत के रक्षा बल का सुप्रीम राष्ट्रपति कमांडर होता है और कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर कोई भी विधेयक पास होगा तो क्या होगा, पहले राष्ट्रपति की उस पर मंजूरी ली जाएगी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको एक काम करना है, जो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम कमेंट में लिखना है, जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम लिखिए, और जो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति से पहले वाले राष्ट्रपति थे, जो यानी कि अभी जो राष्ट्रपति हैं इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम लिखना है। ये काम आपको कमेंट में करना है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों, फिर मिलते हैं दोबारा से अगली वर्कशीट में। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।